नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और जैसा अपनी पिछली वीडियो हुई है पोषण की हम बात कर रहे हैं। जितने भी वीडियो साथी देख रहे हैं, पहले आपको वीडियो देखनी है 5 मिनट, और यदि आपको पसंद आए तो आप तब लाइक करना और आपको कमेंट्स जरूर करनी है। लाइक कर सकते हो या फिर डिसलाइक कर सकते हो, तो इसमें कोई ऐसी आपकी प्राइवेसी है, खुद की आप चाहे जो कर सकते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ने का है। पढ़ाई करने के लिए आप देखना 5 मिनट वीडियो, और उसके बाद यदि आपको पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट यानी जो पोषण का स्तर, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन क्या होती है, पोषण क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की है कंप्लीट। और पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी के नाम से है, उस पर आप जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी के नाम से है। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे आज कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो एक ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा का प्रकार का मतलब है अकार्बनिक, और एक फिर हमारे कार्बनिक। तो उसमें से हम बात करें कार्बनिक की, तो कार्बनिक हमारा एक पदार्थ कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला पॉइंट आता है मोस्ट एग्जाम के लिए कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो यह है ऊर्जा का एक प्रकार है, ऊर्जा का एक प्रकार है। और इसमें ही हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 1:2:1। जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। अब यहाँ पर बात आती है कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु में कितनी एनर्जी होती है। और सबसे पहले 1 ग्राम अणु से पहले जानना जरूरी क्या होता है, यह शरीर को सबसे, ये मोस्ट पॉइंट होता है, यह है शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कहने का मतलब है जो हमारी 50 से 80% तक जो ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, 50 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ पॉइंट आता है कि यदि बात की जाती है कि 1 ग्राम अणु की, तो 1 ग्राम अणु में कितनी एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि वहां पर देखो सबसे अधिक एनर्जी हमारी वसा में होती है 1 ग्राम अणु में। और यदि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु में 1 ग्राम अणु में कितनी एनर्जी होती है, तो वहां 4.2
कैलोरी ऊर्जा होती है हमारी। देखो एक हमारा कैलोरी ऊर्जा का मात्रक, यदि हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कैलोरी का, ऊर्जा का मात्रक। और यदि हम फिजिक्स में बात करते हैं तो वहां पर जूल का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो एग्जाम में यदि ऊर्जा का मात्रक बायोलॉजी के यहाँ में पूछा जाए तो आपको आंसर देना होगा कैलोरी। तो कितनी होती है, 4.2 कैलोरी एनर्जी किसमें प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, अणु कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से। अब हमारी बात आती है कार्बोहाइड्रेट में हमारे इतने प्रकार होते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज को हम किस प्रकार डिवाइड करेंगे, फ्रक्टोज की मैं बात करूं फ्रक्टोज को किस प्रकार डिवाइड करेंगे, और हमारा गैलेक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, तो उसको किस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो मोस्ट पॉइंट आता है हमारा सबसे पहले, एक होता है मोनो, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है हमारा डाइसैकेराइड और थर्ड होता है हमारा मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड की मैं बात करूं तो अब यहां पर आते हैं हमारे मोनोसैकेराइड। सबसे पहले हमारा प्रकार है पॉलीसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है मोनोसैकेराइड। यदि पॉलीसैकेराइड की मैं बात करूं तो पॉलीसैकेराइड में हमारा शामिल होता है, इसमें सिंगल अणु होते हैं हमारे, सिंगल अणु किसके होते हैं हमारे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात सिंगल अणु के रूप में प्राप्त होते हैं। अभी मैं प्रकार लिखूंगा इसके तो आपको पता लग जाएगा कि सिंगल अणु का मतलब क्या है। और इसमें 3 या 4 हमारे अणु होते हैं, यानी इसको अणु नहीं, यहाँ यूनिट बोल सकते हैं, इसको सिंगल यूनिट, और यहाँ पर 3 से 4 यूनिट, और इसमें मोर देन 3 या मोर देन 4 यूनिट किसमें शामिल होती है, हमारी मोनोसैकेराइड में शामिल होती है। अब हम बात करते हैं सिंगल यूनिट और 3 to 4 यूनिट का मतलब क्या है और इसके प्रकार में हम कैसे इसको शामिल कर सकते हैं। पॉलीसैकेराइड में कौन शामिल होता है, डाइसैकेराइड में कौन शामिल होता है और मोनोसैकेराइड में कौन शामिल होता है। तो इसकी मैं बात करूं, यदि पॉलीसैकेराइड की हम बात करते हैं, इधर पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में मुख्यतः हमारे 3 सैकेराइड शामिल होती हैं, 3 शर्करा, 3 कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। सबसे पहला ग्लूकोज, जो जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ग्लूकोज, और दूसरा होता है फ्रक्टोज, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अभी हम इनकी भी बात करेंगे, ग्लूकोज में क्या होता है, फ्रक्टोज किससे प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा आता है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की मैं बात करूं, गैलेक्टोज मुख्यतः हमारा किसमें शामिल होता है, पॉलीसैकेराइड के 3 एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब यदि मैं बात करूं किसकी, 3rd नंबर, यानी हमारी, इधर हम बात करते हैं इसकी, इसको यहां से साफ करके सेकंड में बात करूं, सेकंड नंबर में कौन शामिल होता है, तो सेकंड नंबर की यहां पर हम बात करते हैं, ये दूसरे के एग्जाम्पल है, ध्यान से आपको समझ लेना है। तो इसमें शामिल होता है सुक्रोज
और यहाँ शामिल होता है हमारा लैक्टोज, और इसमें शामिल होता है थोड़ा ऊपर लैक्टोज, और इसके बाद शामिल होता है हमारा माल्टोज। और ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल हमारे डाइसैकेराइड में 3 एग्जाम्पल शामिल होते हैं, पॉलीसैकेराइड में 3 एग्जाम्पल शामिल होते हैं। और यदि मैं बात करूं मोनोसैकेराइड में, तो मोनोसैकेराइड में कौन शामिल होता है? तो मोनोसैकेराइड की हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले शामिल होता है इसमें सेलुलोज, और दूसरे की मैं बात करूं तो इसमें शामिल होता है स्टार्च। अभी हम बात करेंगे इनकी किससे क्या प्राप्त होता है, जैसे ग्लूकोज किससे प्राप्त होता है, फ्रक्टोज किससे, गैलेक्टोज, इन सभी के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। इतना आपको समझ लेना है और बहुत मोस्ट पॉइंट है, ये अपने ध्यान से समझते हुए चलना है। और ये ऐसा यूट्यूब पे इस तरीके से सीक्वेंस में आप देखना मुश्किल मिलेगा, और आप हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि बीच में हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते, कोई प्रमोशन नहीं करते। स्टार्टिंग में एक बात बोल दिया मैंने आपको, वही होता है अपना, और उसके बाद हम सीधे सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्या होता है और किससे प्राप्त होता है ग्लूकोज, एक एक के बारे में सिंगल सिंगल लाइन के बारे में एक एक पॉइंट लिखेंगे हम। ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज की बात की जाती है तो ग्लूकोज होता क्या है या किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर सबसे अच्छा और मोस्ट पॉइंट क्या आता है ग्लूकोज के बारे में, यह है सबसे तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। यदि सीधे तौर पर लास्ट स्टेज की मैं बात करूं तो ऊर्जा कौन देता है हमें? ग्लूकोज। और किस रूप में देता है? एटीपी के रूप में हमें। यदि मैंने कोशिका में आपको बिल्कुल ये बताया है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जो मानव की कोशिकाएं होती हैं वो किसमें एनर्जी ग्रहण करती हैं? एटीपी के रूप में। और लास्ट स्टेज हमारा ऊर्जा का कौन सा है? ग्लूकोज। और यह ही रक्त में मिला होता है। अभी एग्जाम में पूछ लिया जाए रक्त में कौन सी शर्करा या फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिला होता है, तो आंसर होगा आपका ग्लूकोज। तेजी से एनर्जी कौन प्रदान करता है, तो वो भी आंसर होगा आपका ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज में मुख्यतः क्या पाया जाता है या इसे क्या कहते हैं हम? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट फ्रक्टोज के बारे में यह है सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है। बहुत अच्छा और मोस्ट पॉइंट है ये इस तरीके के। और यह किससे प्राप्त होती है? यह शहद से प्राप्त होती है, शहद में पाई जाती है। यह शहद में पाई जाती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? अब गैलेक्टोज के बारे में हम बात करते हैं। गैलेक्टोज किसमें होता है और किससे प्राप्त होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं गैलेक्टोज के। गैलेक्टोज की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, यह है किससे प्राप्त होता है, ये जानना जरूरी होता है इसके बारे में। यह है जूस से प्राप्त होता है। यह जूस से प्राप्त होता है। मोस्ट इतना ही जान लेना है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में। यदि सुक्रोज की बात की जाती है तो सुक्रोज किससे प्राप्त होता है और इसको क्या कहते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज की मैं बात करूं तो सुक्रोज यह है
गन्ने से प्राप्त होता है। और इसे एक नाम और भी देते हैं हम, बहुत अच्छा नाम है जो पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। बहुत अच्छे और मोस्ट पॉइंट हैं ये, आपको समझते हुए और राइट करते हुए लिखते हुए चलना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज में मुख्यतः हमारी कौन कौन सी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। तो देखो ऊपर के हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बना होता है, तो वहां आंसर होगा सुक्रोज। तो ग्लूकोज प्लस दूसरा है हमारा फ्रक्टोज, उसकी मैं बात करूं तो ये क्या होता है हमारा कंप्लीट सुक्रोज बनता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, हम बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज क्या होता है और किस में पाया जाता है, एग्जाम में किस तरीके से इसके बारे में सवाल बनता है। लैक्टोज तो सबसे अच्छा और बढ़िया एक पॉइंट है इसके बारे में, यह है दूध में पाया जाता है। और खट्टा किसके कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण खट्टा हो जाता है। जबकि मीठा दूध आपने देखा होगा, मीठा मीठा लगता है दूध, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वहां पर आंसर होगा आपका लैक्टोज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, तो किस में पाया जाता है लैक्टोज, दूध में पाया जाता है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माल्टोज के बारे में। माल्टोज की मैं बात करूं तो माल्टोज किस में पाया जाता है या फिर इसको कहते क्या है, किससे प्राप्त होता है। तो मुख्यतः लैक्टोज में भी हम बात करें तो लैक्टोज किसका मिश्रण होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। लिख लेना आप चाहें, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस किसका मिश्रण होता है, गैलेक्टोज का, गैलेक्टोज। एग्जाम में ये पॉइंट आता है बस, यह दूध में पाया जाता है, इसको क्या टेबल शुगर किसे कहते हैं, गन्ने से क्या प्राप्त होता है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तेजी से एनर्जी कौन प्रदान करता है, और रक्त में क्या मिला होता है, ग्लूकोज ऐसी कौन सी शर्करा है जो ब्लड में मिली होती है। इस तरीके के सवाल बनते हैं। और अब हम बात करते हैं माल्टोज के बारे में। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज की मैं बात करूं तो माल्टोज के बारे में सबसे अच्छा और मोस्ट पॉइंट क्या होता है, तो यह है सूखे फलों में उपस्थित होता है। और सूखे फल में उपस्थित होने का मतलब क्या है, उपस्थित होता है। और कौन से होते हैं सूखे फल, सूखे फल की मैं बात करूं ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम है और हमारे किशमिश हैं, इस तरीके के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें क्या प्राप्त होता है, उनसे क्या प्राप्त होता है या उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें माल्टोज पाया जाता है। और बढ़िया पॉइंट यह है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ये बढ़िया पॉइंट है इसके बारे में, किससे प्राप्त होता है, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश, छुआरे, इस तरीके के ये ड्राई फ्रूट्स हैं, उनसे क्या प्राप्त होता है, हमारा माल्टोज प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे सेलुलोज और स्टार्च के बारे में। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसको साफ करने के बाद माल्टोज के बारे में। चलो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट जो हमारे दो पॉइंट हैं, एक सेलुलोज है और एक है हमारा स्टार्च। उससे पहले आप एक दो पॉइंट और ऐड कर लेना अपने नोट्स में।
सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारा दलिया कार्बोहाइड्रेट का। और प्रतिदिन हमें कितनी ग्राम पर डे आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो मोस्टली और मैक्सिमम हमारा 350 से 450 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की हमारी आवश्यकता होती है, जो पर डे की आवश्यकता होती है। तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज और स्टार्च क्या होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं स्टार्च के बारे में। यदि मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है इसका, जितने हमारे, जैसे मैं बात करूं सबसे अच्छे स्रोत की, तो क्या है हमारे इसके सबसे अच्छे स्रोत में एक तो शामिल होगा हमारा मक्का, दूसरा शामिल होगा हमारा बाजरा, और नेक्स्ट हमारे जौ। इस तरीके के जो हमारे हैवीएस्ट एनर्जी देने वाले पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, तो मक्का, बाजरा, जौ, जिससे हमें स्टार्च इनसे प्राप्त होता है। और अब हमारी बात आती है स्टार्च के बाद किसके संबंध में, अब हमारी बात आती है सेलुलोज के बारे में। तो सेलुलोज के बारे में क्या पॉइंट है मोस्ट, सेलुलोज, यदि मैं सेलुलोज की बात करूं तो सेलुलोज के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये मोस्ट है कि जो हमारा सेलुलोज होता है उसे किस से प्राप्त किया जाता है, किस में पाया जाता है। तो जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी, कोशिका में ये बताया था जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और उसका पाचन मानव नहीं कर सकता है, केवल और केवल कौन कर सकते हैं, पशु कर सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर बताई है। तो इसके बारे में बात करूं तो यह है पादपों से प्राप्त होती है, यह पादपों से प्राप्त होती है, और इसका पाचन मानव नहीं कर सकता है। और जो सेल वॉल होती है वो पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, अच्छा पॉइंट है ये। तो इसका पाचन मानव नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने सुना होगा एक सैकरीन किसको बोलते हैं, तो सैकरीन के बारे में हम बात करते हैं। सैकरीन होती क्या है, सैकरीन की मैं बात करूं तो इसे यह कृत्रिम शर्करा है। इसका मतलब क्या है कृत्रिम शर्करा होने का, सैकरीन कृत्रिम शर्करा है। इसका मतलब है कि मानव निर्मित शर्करा कौन सी है हमारी, तो सैकरीन है। ये पॉइंट अच्छा मोस्ट पॉइंट होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग बेकरीज में होता है। आपने देखा होगा जो केक होते हैं, आइसक्रीम होती हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। और सैकरीन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल शुगर भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल शुगर। तो किसे कहते हैं हम, सैकरीन को बोलते हैं। और एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट के बारे में मुख्यतः और मेन पॉइंट क्या होता है, बढ़िया, जो हमारे कैप्सूल के जो आवरण होते हैं, कैप्सूल का खोल, कैप्सूल के आवरण, पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं।
एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको जवाब दे देना है। और पॉलीसैकेराइड में कौन कौन शामिल होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड में हमारी शामिल होती हैं कौन, एक तो होता है ग्लूकोज शामिल, और दूसरा होता है फ्रक्टोज शामिल, और तीसरा होता है गैलेक्टोज शामिल। तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे वसा के बारे में, वसा होती क्या है उसके बारे में। चलो अब हम बात करते हैं वसा के बारे में। वसा होती क्या है, फैट्स क्या है जिसको हम बोलते हैं फैट। तो फैट के बारे में एग्जाम में क्या पॉइंट आते हैं उनको हमें पढ़ना होगा, तो अच्छे बढ़िया पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वसा के बारे में तो एक ये होता है कि यह साधारण लिपिड्स का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो यह साधारण लिपिड्स का उदाहरण है। लिपिड्स का उदाहरण है। और इसका मतलब क्या होता है, जो साधारण लिपिड्स की मैं बात करूं, लिपिड्स होते क्या हैं, तो लिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स की मैं बात करूं तो लिपिड्स होते हैं हमारे जैविक कण होते हैं। और जो एग्जाम में हमारा एक सवाल बनता है लिपिड्स हैं क्या, तो जैविक कण है, और जैविक कणों से ही हमें सीधे तौर पर एनर्जी हमें प्राप्त होती है। उनको बोलते हैं हम क्या, लिपिड्स। और लिपिड्स कहलाते क्या हैं, मुख्यतः जैविक कण। और इनमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ये पॉइंट याद रख लेना है आपको, क्योंकि जो 1 ग्राम अणु है उसके 1 ग्राम अणु में तो सबसे अधिक एनर्जी वसा में होती है, जबकि सबसे अधिक जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये अच्छा बेहतरीन पॉइंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको रखना नहीं है इस पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं वसा किससे प्राप्त होती है, और तो वसा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से प्राप्त होती है। और 1 ग्राम अणु में कितनी एनर्जी होती है, तो वसा के 1 ग्राम अणु में 9.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये अच्छा बेहतरीन पॉइंट है। यदि बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के संबंध में तो 4.2 और यहाँ 9.1 कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हमारी वसा से प्राप्त होती है, जो अच्छा और बेहतरीन पॉइंट होता है एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं वसा के मुख्यतः कार्य होते क्या हैं। वसा का कार्य क्या है, वसा का कार्य, वसा के कार्य, यदि मैं बात करूं वसा के कार्यों में तो सबसे पहला और अच्छा पॉइंट होता है तो यह है शरीर की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं और दूसरा पॉइंट क्या होता है इसके बारे में, दूसरा पॉइंट होता है हमारा यह है मानव त्वचा को सूखेपन से बचाती है। कहने का मतलब क्या है, यदि हमारी स्किन ड्राई होती है तो ड्राई का मतलब है सूखा, तो जब वसा होगी तो वहां पर क्या होगा, हमारी स्किन कैसी होगी, सूखी नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी। ये मुख्य कार्य है हमारे किसके, वसा के कार्य। यदि बात की जाती है इफेक्ट भी तो हो सकते हैं, यदि कार्य है तो इसके तो इफेक्ट होने का मतलब क्या है,
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी और कोलेस्ट्रॉल वसा के कारण बढ़ जाता है और जिससे हमारे हार्ट अटैक या हृदय आघात होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वह रुधिर वाहिनियों में जम जाता है। इस कारण से वसा क्या करती है, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना या फिर याद रख लेना। जो मैंने बोला है वापस से आप एक बार वापस रिवाइज करके उसको देख सकते हैं। अब मैं बात करूं किसके संबंध में, वसा के बारे में। तो एक मुख्यतः पॉइंट होता है कि वसा की अधिकता हो जाती है, तो उसके बारे में आपने देखा होगा कि बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का क्या मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि हाइट कम है और हाइट कम होने के साथ साथ हमारा वेट अधिक बढ़ गया है, तो उसके संबंध में एक बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो उस इंडेक्स के संबंध में हम कहते हैं कि ओवरवेट की कंडीशन है, अंडरवेट की कंडीशन है और नॉर्मल कंडीशन होती है। तो उसके संबंध में किस तरीके से हमारा बॉडी मास इंडेक्स हम निकालेंगे, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स अभी हम बात कर लेंगे किसके बारे में, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। पहले चाहे बात कर लो या फिर इनके बारे में, वसा के प्रकार के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे वसा के प्रकार होते हैं संतृप्त सैचुरेटेड वसा और असंतृप्त वसा, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर हम बात कर लेंगे किसके बारे में, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। क्योंकि एक बार कंप्लीट उसको लिख लेंगे तो हम पहले वसा के प्रकार की बात कर लेते हैं। यदि मैं प्रकार की बात करूं मुख्यतः, तो प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं, किसके, वसा के। तो सबसे पहला और बढ़िया प्रकार हमारा, ये दो प्रकार के होते हैं हमारे वसा के, दो प्रकार होते हैं। और दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला प्रकार, तो पहला प्रकार होता है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। और दूसरा होती है हमारी असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। और यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट होता है इसके संबंध में क्या क्या पॉइंट बनते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसके बारे में ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी करा दिया जाता है वैसे यूट्यूब पर इस तरीके से कंटेंट मिलेगा नहीं आपको। यदि आप देखोगे ना तो मिलेगा नहीं। जो ऑफलाइन बैच हो या फिर मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँ, सब में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। और यहाँ भी कोई भी ऐसा नहीं है कि वापस इसके लिए आप दो दो बार पढ़ोगे, तो एक बार हम कंप्लीट इसको पढ़ते हुए चलेंगे। और दूसरी बात करूँ मैं यहाँ पर, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है इसका मतलब है हाइड्रोजन के जो बीच बंध होते हैं उनको बोलते हैं द्विबंध, बोलते हैं इनको हिंदी में द्विबंध, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर, इसका ताप बढ़ाने पर, इसका ताप बढ़ाने पर यह तरल अवस्था में आ जाता है। और दूसरा, इसका ताप बढ़ाने पर तरल अवस्था में आ जाता है। में आ जाता है।
नेक्स्ट सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण के बारे में। यदि मैं बात करूं संतृप्त के उदाहरण क्या होते हैं, तो सबसे अच्छे और बढ़िया सबसे मुख्यतः हमारे एक तो हमारा कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल इसका मतलब है कोकोनट ऑयल का कि जो हमारा नारियल का तेल होता है, नारियल का तेल किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा कोकोनट ऑयल संतृप्त वसा का एग्जाम्पल होता है। और यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं दूसरा मक्खन, इसका एग्जाम्पल होता है मक्खन, और मक्खन इसको बोलते हैं बटर। और दूसरा नेक्स्ट होता है इसका पनीर, चीज। अब दूसरे यदि नेक्स्ट किसके बारे में हम असंतृप्त वसा के बारे में बात करूं तो किसमें शामिल होते हैं हमारे असंतृप्त वसा के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बढ़िया मछली का तेल, मछली का तेल इसका एग्जाम्पल होता है हमारा। दूसरा है जैतून का तेल, जैतून का तेल किसका एग्जाम्पल होता है हमारा, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड वसा का। और यदि मैं बात कर लेता हूं किसके संबंध में, सभी के सभी पादप स्रोत हमारे इसमें शामिल होते हैं। सभी पादप स्रोत के एग्जाम्पल इसमें सभी जंतु स्रोत के, सभी जंतुओं के सभी जंतु स्रोत होते हैं। और यदि मैं बात करूं इसमें तो इसमें सभी पादप स्रोत होते हैं। और इसके अपवाद में ऊपर आपने देखा होगा, देखो यदि मैं जंतु स्रोत की मैं बात करूं तो देखो हमारा यहाँ पर कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल किसका एग्जाम्पल होता है, ये वनस्पति का। तो इसका अपवाद क्या है हमारा, एक अपवाद है ये कि इसमें शामिल होता है ये सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा में। और दूसरे की मैं बात करूं अपवाद, ये जो हमारा सभी पादप स्रोत किसको छोड़कर, मछली के तेल को छोड़कर, यानी ये अपवाद किसमें शामिल होगा हमारा, ये अपवाद शामिल होता है मछली का तेल असंतृप्त वसा में, जो हमारे एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड के हैं उसमें शामिल होता है। ये प्रकार होते हैं वसा के। और वसा नॉर्मल किसको कहते हैं, वैसे वसा कहते हैं उसको जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी कैसी अवस्था में हो, एक सेमी सॉलिड अवस्था में हो यानी अर्ध ठोस अवस्था में हो, तो उसको हम बोलते हैं वसा। और यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह पदार्थ तेलीय अवस्था में या तरल अवस्था में होता है तो उसको बोलते हैं तेल। यदि तरल अवस्था में है तो तेल, और यदि सेमी सॉलिड है तो उसको हम बोलते हैं वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, और एग्जाम में यदि अंडरवेट या ओवरवेट की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ उसके बारे में हम बात करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला ये वजन जांचने का तरीका है। वजन जांचने का मतलब है कि वसा की मात्रा बढ़ गई है या फिर नहीं बढ़ी है, उसके संबंध में बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते हैं। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला सबसे पहला और अच्छा सबसे आसान है, ये अब नया आया है, नया फॉर्मूला है, तो इसको बोलते हैं BMI। जितनी हमारी हाइट होती है, ध्यान से आपको ये समझना है, जितनी हमारी हाइट होती है और जितना हमारा इसको यहाँ पर हमारा वेट जितना होता है उसको लिखते हैं वेट
यानी हमारा जितना भार होता है बटे उसके बाद हमारा कितनी हाइट है, क्या है, कितनी हाइट यानी कितनी ऊंचाई है हमारी। तो ऊंचाई के संबंध में हम बात करें तो ये हमारा निकल कर आता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से आपको ये समझना कि जो वेट होता है वो वेट किस में होगा, किलोग्राम में। वेट किस में होता है, किलोग्राम में। और हाइट हमारी हाइट का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर किसके लिए, हाइट मीटर में होनी चाहिए, यानी इसका स्क्वायर। वेट किलोग्राम में, हाइट मीटर में, और उसका स्क्वायर करके हम निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और अच्छा ध्यान से पॉइंट आप समझना, यदि 18 से 25 के बीच में हमारा BMI आता है, BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, यानी तो कितना होगा हमारा इसका, उसको हम कहेंगे कि कंडीशन कैसी है। तो कंडीशन वहां पर होगी नॉर्मल, नॉर्मल यानी सामान्य स्थिति। और दूसरे की मैं बात करूं किसकी, यदि 25 से 30 की बात की जाती है, यहां पर अपोजिट हो गया है, ये थोड़ा आप ध्यान से समझना। BMI यदि ये है तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगी हमारी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल यानी सामान्य स्थिति। और यहाँ पर इसको बोलते हैं अंडरवेट। अंडरवेट का मतलब है वजन कैसा है, कम है, यदि इनके बीच आता है तो इसको बोलते हैं अंडरवेट। अंडरवेट यानी भार कम है। और दूसरा होता है हमारा 30 से ऊपर आता है तो उसको बोलते हैं BMI। यदि 30 से ऊपर आता है तो इसका मतलब क्या है, ओवरवेट। ओवरवेट की कंडीशन है हमारी, यानी अधिक भार, जिसको हम कहते हैं अधिक भार। इस तरीके से BMI निकालते हैं। आसान तरीका है बहुत, आप अपना भी निकाल के देख सकते हैं यदि आपको निकालना है तो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर करनी है आपको, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स तो आपको जरूर ही करनी है, क्योंकि कमेंट से आप बताओगे मुझको कि वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है और क्या करना है, और नेक्स्ट किस तरीके से और वीडियो हमें बनानी है। टाइम इतना ही या फिर बढ़ाना है या फिर कम करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।